नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। उसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम अध्याय 9 एंजाइम का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है इनके विशिष्ट गुण होते हैं और मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे असाइनमेंट के। तो पहले हम उन पे नज़र डालते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि एंजाइम जो हैं वो किस किस कारक से प्रभावित होते हैं। तो प्रश्न थे, सभी एंजाइम्स किस प्रकृति के होते हैं? तो आपको मालूम है, बताया था सुमिनर ने कि सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। दूसरा प्रश्न था, वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं क्या कहलाते हैं? निश्चित रूप से आपने इसका सही उत्तर लिखा होगा कि वो ऐसे पदार्थ एंजाइम संदमक या निरोधक कहलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है कारकों का प्रभावित कौन कौन से कारक जो है एंजाइम्स को करते हैं। तो ये लिस्ट है इसकी: तापमान, पीएच, क्रियाधारों की सांद्रता, है ना, एंजाइम की खुद की सांद्रता, अंतिम उत्पाद की सांद्रता, फिर एंजाइम जो निरोधक और विष, ठीक है, ये 2 होते हैं, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ताप की बात करते हैं। तो ताप पर जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। अगर एक निश्चित परास से ज़्यादा ताप हो जाता है तो इनकी जो त्रिविम संरचना है और इनका जो क्रियाकारक सक्रिय स्थल जो है वो सारे के सारे जो हैं कार्य करना बंद कर देते हैं। यानी एक 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो ताप है वो सर्वाधिक सही ताप है इनकी क्रियाशीलता के लिए। और इसी परास में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो बहुत अच्छी क्रियाएं होती हैं, लेकिन 35 डिग्री से ज़्यादा अगर ताप हो जाता है तो उस कंडीशन में एंजाइम्स जो हैं वो उनका विकृतीकरण हो जाता है और क्रिया जो है वो रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये देखिए क्रियाशीलता से नष्ट हो जाते हैं। 35 डिग्री से ये क्या हो जाते हैं, विकृतीकरण इनका हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, ये इनकी क्रियाशीलता जो है वो नष्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं हम पीएच की। तो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, इसलिए पीएच का प्रभाव इनके ऊपर बिल्कुल पड़ता ही है। और एक निश्चित पीएच पर जो है हर जो एंजाइम है वो एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है। तो 5 से लेकर के और 7.5 पीएच जो है वो बिल्कुल सही एक परास है जिसके अंदर ये सक्रिय रहते हैं और अच्छी तरह से क्रिया में भाग लेते हैं। यदि वही अगर इसमें पीएच के मान में बढ़ोतरी हो जाती है तो एंजाइमों की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। क्रियाधारों की सांद्रता की बात करते हैं। तो क्रियाधारों की सांद्रता जो है न्यून होती है या मध्यम होती है या श्रेष्ठतम होती है। 3 तरह से हो सकती है, न्यून, अधिकतम और श्रेष्ठतम। तो उसी आधार पर जो है एंजाइमों की जो क्रियाशीलता है वो कार्य करती है। यदि इनकी सांद्रता न्यून है तो एंजाइम जो है वो धीमी गति से कार्य करते हैं। अगर इनकी जो अधिकतम हो जाती है, एंजाइम की क्रियाशीलता भी जो है वो बढ़ जाती है, और अगर श्रेष्ठतम होती है तो उस कंडीशन में और ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही क्या होता है कि क्रियाधारों की सांद्रता जो है वो एंजाइम की क्रिया जो है उसके समानुपाती होती है। ठीक है, और एक निश्चित सांद्रता के बाद ये साम्यावस्था प्राप्त कर लेती है। एक निश्चित सांद्रता के बाद क्या हो जाता है, एक साम्यावस्था आ जाती है, और पर्याप्त सांद्रता होने पर अधिकतम गति को अधिकतम वेग कहते हैं। फिर एंजाइम सांद्रता भी इसी तरह से प्रभावित होती है। एंजाइम सांद्रता जो है ये भी जो समानुपाती होती है क्रियाधारों की सांद्रता के, यानी कि अगर एक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो दूसरे की सांद्रता भी बढ़ती है ना। मतलब जैसे एंजाइम की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो क्रियाधारों की सांद्रता को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है क्रिया जो है वो जल्दी होगी और सही होगी। तो एक समान है ना, गति एक समान रूप से बढ़ती है एवं क्रियाधारों की निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। और फिर अगर और सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्रियाधारों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की गति भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। अंतिम उत्पाद की सांद्रता, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। एंजाइम जो है इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ने से एंजाइम जो है वो उत्प्रेरित क्रिया उसकी कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। और कई बार ये मंदता इतनी बढ़ जाती है कि बढ़ते बढ़ते पहले तो रुक जाती है और रुकने के बाद ये पश्च अवस्था में चलने लग जाती है, पश्च दिशा में प्रारंभ हो जाती है। तो इतना प्रभाव पड़ता है इसका। फिर एंजाइम निरोधक एवं विष,
तो एंजाइम निरोधक हमने पढ़ा था कि जो कि किसी भी क्रिया की गति को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, वो निरोधक या विष कहलाते हैं ना, क्षमता को कम कर देते हैं। ये क्या करते हैं, सक्रिय स्थलों पर क्रिया करके उनको निष्क्रिय कर देते हैं। दो तरह के होते हैं, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी नाम से आपको लग रहा है कॉम्पिटिटर है ना, एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब जो पदार्थ होते हैं, ये एंजाइम सक्रिय स्थलों से जुड़ने में क्रियाधार अणुओं से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। सक्रिय स्थल पर आकर के जो भी क्रियाधार आकर के जुड़ते हैं उनसे ये क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे क्या हो जाता है, एंजाइम की जो क्रिया है वो धीमी हो जाती है। और इसका उदाहरण देखिए आप, एक ये है मेलानिक एसिड और सक्सैनिक एसिड, ठीक है। ये आपस में क्या है, प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, है ना, निरोधक के समान ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्रियादर की सांद्रता में वृद्धि करके इसको रोका जा सकता है। एक चीज़ में वृद्धि हो जाएगी तो ये क्रिया जो है इस प्रतिस्पर्धी संदमन को रोक सकते हैं और फिर क्रिया जो है चल सकती है। फिर अप्रतिस्पर्धी की जब हम बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल विष के समान होते हैं, अप्रतिस्पर्धी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्थायी रूप से अणुओं से ना, एंजाइम अणुओं से स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। अब जब ये स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे तो अणु की संरचना ही बदल जाएगी। जो एंजाइम है उसकी क्या होती है, संरचना ही चेंज हो जाती है, बदल जाती है ना, विकृत हो जाते हैं। ये अणु कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विष कहा जाता है, कोशिका विष कहा जाता है ना। इनको क्या बोला जाता है, कोशिका विष कहा जाता है। जैसे लेड है, पारा है ना, आर्सेनिक है, ये सॉरी माफ़ कीजिए, आपका सिल्वर है ना। तो ये क्या हैं, ये आपके विष हैं। कौन से विष हैं, कोशिका विष हैं। यानी ये एंजाइम को क्या करते हैं, खत्म, इनकी एंजाइम की जो संरचना है उसी को ही विकृत कर देते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा, इनके एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे वो पढ़ा, है ना। कि तापमान जो है वो भी एक निश्चित परास यानी 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर होगा तब जो एंजाइम है वो अति क्रियाशील होंगे, अपनी क्रिया अच्छी तरह से करेंगे। इसी तरह से अगर पीएच का मान जो है वो 5 से 7.5 होगा तब क्रिया की गति सही होगी। और क्रियाधारकों की सांद्रता पर का प्रभाव पड़ता है, एंजाइम की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, अंतिम उत्पाद की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन जो संदमक हैं, है ना, यानी कि जो विष है, एक तो विष हो गया आपका, एक जो क्रिया की गति को कम कर देते हैं या धीमी कर देते हैं, है ना। और कोशिका विष के रूप में आपको बताया गया है, लेड है, पारा है और आपका सिल्वर है। ये कैसे होते हैं, ये कोशिका को विष है और ये पूरा का पूरा आपके इसको एंजाइम की जो संरचना है उसी को ही विकृत कर देते हैं। तो अब आखिर में आपको पता है, 2 छोटे से प्रश्न आपको मैं देती हूँ। आशा है आपने ये सारी बातें नोट कर ली होंगी। ये सब आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अति आवश्यक है कि आप वीडियो को रोक करके बीच बीच में और इन्हें नोट करते जाएं। और आज के प्रश्न हैं आपके, सभी एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। दूसरा है, एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए अनुकूल पीएच कितनी होनी चाहिए। तो ये 2 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको इन्हीं वीडियो में मिल जाएगा। और जब तक आगे के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।